రాజ్యసభ సమావేశాన్ని లైవ్ లో చూద్దాం. कि आप एक दिन और बढ़ाएं, आज रात को लाएं, हम कल फिर करते हैं पारित, बुलाओ लोकसभा को वापस. एक सीधा संदेश जाना चाहिए. आप राजनीति के लिए तो आपको 3 तलाक, मुस्लिम महिला, अरे उनको न्याय दे दिया, बाकी महिलाओं को क्या हुआ? भारत की क्या हुआ? किसने रोका आपको? आप मानिए, मैं तो आग्रह कर रहा हूं, उस पे मंत्रियों को कष्ट नहीं होना चाहिए. न्याय सब महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए. आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, अब लाएं उसको, आप पूरा करिए. मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर सरकार ये सोचती है कि उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति राजनीतिक दलों के सामने कर दी कि जिन्होंने खुद ये प्रतिबद्धता दिखाई थी, जिनकी सोच अपनी ये थी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी. जाहिर है जो हम खुद ही करने जा रहे थे, खुद ही लाए थे, तो जरूर है. इसीलिए जो महिलाओं के लिए भी था वो भी हम कहते हैं, चाहे सरकार तो आपकी नहीं उससे बदलेगी, पर जो सही माने में सही सोच से किया जाएगा उसका हम समर्थन कर देंगे. मुझे एक सलाह सरकार को ये देनी कि देश का जनता भोली भी है, सज्जन है, विश्वास भी करती है, खूब विश्वास करती है और बहुत आशीर्वाद देती है. जब आप कहते हो तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, इसलिए आपको खूब आशीर्वाद मिला, देश की जनता ने विश्वास किया. पर यह देश की जनता मूर्ख नहीं. एक बार तो सब्ज बाग में चली जाती है, एक बार तो वायदों में बहक जाती है, पर बाद में हिसाब जरूर मांगती है. और आपका हिसाब देने का वक्त है, न इस सपने बांटने का समय नहीं आपका. यह हिसाब होगा, जवाबदेही तय होगी. यही हिंदुस्तान की आवाज है. कि अपनी बात को विराम देने से पहले मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारे दल ने इसके पक्षधर हैं. हमने ये बात उठाई थी. हम सामाजिक न्याय में और खास तौर पे जो अग्रिम जाति के भी गरीब लोग हैं उनको सही माने में न्याय मिले, एक कदम उसकी तरफ है. ये रास्ता बहुत लंबा है, चुनौती कड़ी है, उस पे राजनीतिक मजबूरी से नहीं, प्रतिबद्धता से काम होना चाहिए. इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं. माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी. माननीय उपसभापति जी, आपने इस बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. इस विधेयक पर अपनी बात पर आने से पहले प्रारंभ में ही ये कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं. लेकिन उस पर आने से पहले यूं तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में चाहे भले ही अनुच्छेद 14 में समता के मौलिक अधिकार की बात कही गई हो, लेकिन जो इस देश में लोगों की मानसिक अवधारणा है उसमें परिवर्तन लाए बगैर चाहे कुछ किया जाए, जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ सकते. क्योंकि हमने ये देखा है कि जो ऊंच नीच की भावना है वो इस हमारे समाज में सदियों से परत दर परत बिल्कुल परकोलेट कर गई है, नीचे तक धंस चुकी है. धीरे धीरे वो कम होती जा रही है, लेकिन अब भी विद्यमान है. हमने, और जो ज्यादा पुराने लोग हैं, नहीं तो पुस्तकों में पढ़ा है, देखा है कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जब प्रोफेसर होके बंबई में पढ़ाने गए तो
तो कुर्सी को धोया गया कि एक शूद्र कैसे कुर्सी पर बैठ सकता है। उसके काफी दिनों बाद एक बार बाबू जगजीवन राम जी बनारस गए तो एक बहुत बड़े नेता के भाई ने उस प्रतिमा को गंगा जल पर से धोया जिस पर बाबू जगजीवन राम ने माल्यार्पण किया। ये जब धारणा इस देश में रही, और ऐसी नहीं, मैंने वो समय खुद देखा है जब किसी वाल्मीकि के बच्चे से अगर कोई दूसरा गैर बिरादरी का व्यक्ति टच छू जाए तो सोने के सिट के जरिए, चाहे वो कोई अंगूठी हो या कोई और आभूषण हो, उसके ऊपर से पानी डालकर उसको शुद्ध किया जाता था। इतने बड़े पैमाने पर। और तो और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बंगला भी धोया गया। तो मैं ये इसलिए ही कह रहा हूं कि ये जो भावना है, जो मानसिकता है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। बहुत कम हुई है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन समाप्त नहीं हुई। एक बात तो ये थी प्रारंभ में ही मैं जो कहना चाहता था, क्योंकि हमने ये भी देखा कि अगर अनुसूचित जात के लोग दूल्हा अगर घोड़े पर चढ़कर ऊंची जात के लोगों के दरवाजे के सामने जाता है तो उसको जाने से रोका गया। कई बार झगड़े हुए, पुलिस की उपस्थिति में शादियां हुई, ये सब भी हमने देखा है। तो केवल इन चीजों से काम चलने वाला नहीं है। एक बात प्रभात जी ने बार बार जो कही, प्रभात जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे तो मित्र हैं। आपने बार बार जो मोदी सरकार की बात कही, मुझे हैरल लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाली किताब जब मैंने पढ़ी तो वो चीज याद आ जाती थी, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात कही। ये मुझे तब भी याद आती थी जब 75 में इमरजेंसी लगी थी, तब भी याद आती। ये सरकार भारत की सरकार है, क्या ये हमारी सरकार नहीं है? मैं संपूर्ण सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारी सरकार नहीं है? इधर से बैठे हुए लोगों की सरकार नहीं? और क्या हम इसमें जब सहयोग कर रहे हैं तो क्या हम लोगों का योगदान नहीं है उसमें? कोई इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन क्या हम उन परिणामों तक पहुंच सकेंगे जिसकी हमने कल्पना की है? और आनंद जी की बात ये बिल्कुल जायज है कि अगर आप जब सत्ता में आए थे उसके बाद ही इसमें कोई पैसा खर्च हो रहा था। इस बिल को तो कभी ला सकते थे, कोई मनी बिल तो है नहीं, ये बिल तो कभी भी आ सकता था। लेकिन आपका निशाना, आपका लक्ष्य जो है, इस सरकार का लक्ष्य श्रीमान आर्थिक दृष्टि से गरीब सवर्ण नहीं है। इस बिल का निशाना 2019 का चुनाव है। अगर सही माने में आपके मन में, आपके दिल में ईमानदारी होती तो ये बिल 2, 3, 4 साल पहले आ सकता था, कुछ लोगों का भला हो सकता था। लेकिन क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है? आपने जो क्राइटेरिया रखा है उसके हिसाब से कितने लोगों को मिल सकता है, रोजी रोटी मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 50% आरक्षण पहले से ही सवर्ण लोगों को कर रखा है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं
मेरिट में अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भी ऊपर होंगे तब भी वो ओबीसी और एससी एसटी में ही रहेंगे। अब जो 50% रह गया है आरक्षण, उसमें से जैसा आनंद शर्मा जी ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इनके जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वाले क्राइटेरिया में आएंगे। बहुत बड़ी तादाद है, मेरे ख्याल से ये लगभग 97% होगी। 98 कपिल सिब्बल साहब के अनुसार 98%। 98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण। ये कहां है समता का अधिकार? अध्यक्ष जी, यही बात सच है। मेरिट्स वालों को 40% है, इसमें गरीब बच्चा भी आ सकता है। गरीब नहीं, आपने आर्थिक क्राइटेरिया दिया, उसमें नहीं आ पाएंगे। आदिवासी भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। वो तो माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य आपस में बात ना करें। डॉक्टर साहब, आप जब पब्लिक सर्विस कमीशन के जी कृपया शांति, कृपया शांति। जब पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेकंड बोले मैंने बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं की, इन्होंने मुझे एड्रेस किया इसलिए मैंने जवाब दिया। अब ये मेरिट्स की बात करें, मुस्लिम आरक्षण लेके आए तो मेरिट्स वालों की संख्या कम नहीं होगी क्या? आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे, कि मेरिट्स के बच्चों का क्या होता? कौन लाया? आपको आपका एक मिनट, आपको आपका मैनिफेस्टो याद नहीं है? मैनिफेस्टो याद नहीं है? 2012 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। सुनिए, मेरा आग्रह होगा कि प्रोफेसर साहब आप बोले कृपया। नीरज जी बैठे, प्रोफेसर साहब आप बोले। मैनिफेस्टो में तो, हमारे मैनिफेस्टो में तो आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों के आरक्षण की बात केंद्र सरकार से रिकमेंड करने की भी बात कही गई थी। उसकी चर्चा नहीं कर रहे, अब बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लाभ नहीं है। ये तो नहीं कहा था कि 5वें साल में करना जाने से 2 महीने में। और दूसरे सारे लोग जानते हैं, हालांकि आपकी तरफ बहुत बड़े बड़े वकील लोग बैठे हुए हैं, वे सारे लोग किसी भी टेढ़ी बात को भी सीधी कर सकते हैं, सीधे बात को टेढ़ी कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये सच है कि जब सुप्रीम कोर्ट की, बहुत अच्छी बहस हो रही है, कृपया सुनिए डॉक्टर साहब को टोका टपी। जब सुप्रीम कोर्ट का एक बैरियर है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो कुतर्क चाहे कोई कहे, लेकिन सच बात यह है कि आपने उस बैरियर को तोड़कर इसको 60% करने की कोशिश, 59% करने की कोशिश की है। और इसको कोई न कोई पॉलिटिकल व्यक्ति तो नहीं जाएगा, लेकिन इस देश में पीआईएल करने वालों की कमी नहीं। प्रोफेशनल पीआईएल करने वाले वो न्यायालय में जाएंगे, और न्यायालय में जाएंगे तो इस तरह के मामले पहले भी आए और रद्द हो चुके। तो देश के सबसे जाने माने समझदार कौमों को अगर मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों को आपकी सरकार की बुद्धि पर तरस आता है कि हम लोगों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, इन सबको तो बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरों को घुमाने वाले हैं उनको आप घुमा लोगे, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो पाए। और अगर आपको करना है तो आप ये देखिए कि पिछले जो आरक्षण हुए हैं
चाहे वो SC ST के लिए किए गए हों, चाहे OBC के लिए किए गए हों, क्या वांछित परिणाम उसका निकला है अभी तक? माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो ये अवश्य बताएं कि प्रारंभ से ही SC ST का आरक्षण था। क्या 22.5% क्लास 1 में SC ST का प्रतिनिधित्व है सेंट्रल सर्विसेज में? इतने वर्षों बाद भी यूनिवर्सिटीज में क्या किया? नहीं। कृपया टीका टिप्पणी न करें। नहीं, वो भी चलता है थोड़ा बहुत सीमा के। और हम लोग लगातार ये मांग करते रहे कि जहां से लोगों को न्याय मिलता है, माननीय न्याय मंत्री बैठे हुए हैं, कानून मंत्री, उन न्यायपालिकाओं में इन वर्गों के OBC या SC ST के कुछ माननीय न्यायमूर्ति एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के कभी भेजे आपने? वरना जब जब OBC और SC ST के हितों के संवर्धन के लिए कोई कानून लाया जाएगा, और लाया गया अतीत में, तो उसको रद्द करने का काम हुआ है। मेरा मंशा न्यायपालिका के खिलाफ बोलने का नहीं है, लेकिन अगर यहां से भी मैं सच बात नहीं कह सकता हूं तो फिर कहां से कहूंगा? हो सकता है कि ये विधेयक जो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, बड़ी बेंच का, कितने जजों की बेंच थी? 9 जजेस बेंच के खिलाफ है, लेकिन हो सकता है कि न्यायालय इसको अपहोल्ड करे, क्योंकि अगर इसमें कहीं SC ST वगैरह का अलग से कुछ होता तो शायद वो रद्द हो जाता। एक स्थिति यह है श्रीमान कि जो पहले से आरक्षण है उसमें अभी तक, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं, इस स्थिति क्या है? रिजर्वेशन के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं 81, उनमें शेड्यूल कास्ट 2 हैं, शेड्यूल ट्राइब 3 हैं, OBC नील, एडिशनल सेक्टर टोटल 75, शेड्यूल कास्ट 6, शेड्यूल ट्राइब 4, OBC नील, जॉइंट सेक्टर 295, टोटल SC 9%, 16, SC 16, ST 9, OBC 13। जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उसमें ग्रुप A में शेड्यूल कास्ट 13.31%, ऊपर वाले छोड़िए, नीचे वाले ग्रुप A में भी 13% है, 22%, 15, 13.5, 24, ठीक है, और ST 5.89%, OBC 11.77% और जनरल कैटेगरी के हैं 69%। ग्रुप B में SC 16.27%, OBC 12.39%, जनरल 64.59 और ST 6.75। और ग्रुप C में भी SC 7.35%,
ST 8.65%, OBC 18.97%, जनरल 55.3%। तो इतने वर्षों के बाद आप रिजर्वेशन के बाद भी ग्रुप सी में और ग्रुप बी में भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ग्रुप सी में SC ST का रिजर्वेशन पूरा है। ग्रुप ए, ग्रुप बी में अभी भी पूरा नहीं हो पाया, और ओबीसी तो कहीं है ही नहीं, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। इसके अलावा जो निजी संस्थाएं हैं जिनके जरिए प्रचार प्रसार होता है, लोगों तक बात पहुंचती है, उसमें रेडियो और टेलीविजन वगैरह जो हैं, इनमें आपको आश्चर्य होगा श्रीमान कि SC ST और OBC का प्रतिनिधित्व 3% से ज्यादा नहीं है। 97% अपर कास्ट के लोग, और 97% में भी लगभग 85% केवल एक कम्युनिटी के हैं। अब कम्युनिटी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ एक कम्युनिटी के। आप देख लीजिए कहीं भी जो अपने को उच्च वर्ग का मानते हैं, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठने वाले लोग हैं, वे भी 3-4% से ज्यादा नहीं। तो जब ये स्थिति है, अच्छा दूसरे नौकरी, ये आरक्षण की बात भी अब लगभग बेईमानी हो जाएगी कुछ दिनों बाद। आरक्षण की बात इसलिए कि आरक्षण किस लिए? नौकरियों के लिए। नौकरियां कम होती जा रही हैं, आउटसोर्सिंग हो रही है। क्या आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन है? क्या ये सही नहीं है कि मंत्रियों के ड्राइवर भी आउटसोर्सिंग के, केंद्र सरकार के? प्रोफेसर साहब, आपकी पार्टी के लिए जो समय है उसमें से महज 4 मिनट बचे, बस आपको स्मरण कराने के लिए। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। मेरा तो वैसे ही गला बहुत खराब है, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। आप सबने जो समय किया उसके फर्ज में निभा रहा हूं। सर, मैं आदेश का पालन करूंगा, ऐसा नहीं, आप हमेशा करते हैं, मैं सिर्फ आपको स्मरण कराने के लिए। सर, तो मैं ये कह रहा था कि नौकरियों में आरक्षण कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं रह गई है, क्योंकि जब नौकरियां नहीं हैं, आपने एक झटके में, सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन किया तो बड़े पैमाने पर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, वे सब बेरोजगार हो गए। नौकरियां 40% के आसपास जो निजी क्षेत्रों में उसमें लोग काम करते थे, रोजी रोटी कमाते थे, वो लोगों को लाइन में लगा दिया, वो तो अलग बात है, उसी में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो नौकरियों से हट गए, जो अब मजदूर, पहले हम लोगों को मिलता नहीं था, मजदूर जहां खड़े रहते हैं, मिलते हैं शहरों में, वहां एक पॉइंट होता है, वहां पे लोग सुबह जाते हैं, जिनको जरूरत होती है मजदूर लाते हैं। तो पहले मिलते नहीं थे, 300 रुपया देने के लिए तैयार होने की नहीं, वो आया, दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। अब एक आदमी जाता है मजदूरों के लिए तो 4 आदमी आ जाते हैं कि साहब जो चाहें सो दे दीजिए, लेकिन हमें ले चलिए, काम दे दीजिए, बच्चे हमारे भूखों मरे जा रहे हैं। ये स्थिति हो गई। तो कहीं नहीं, हर निजी क्षेत्र हो चाहे और कोई क्षेत्र हो, सब में नौकरियां घट रही हैं लगातार। और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है ही नहीं। आरक्षण की, आपको निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें कोई आरक्षण नहीं। सरकार में जब से ये कंप्यूटर आया है, हमें याद है कि जब कंप्यूटर शुरू हुआ था
तो जो सबसे बड़ी कंपनी थी अमेरिका की, उसके मालिक ने कहा था कि कंप्यूटर की नीयत ही बेरोजगारी बढ़ाना है।